Validation and verifications are two methods basically. पहले डेटा वैलिडेट होगा, यानी चेक होगा कि वो अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल्स है जो कि यूज़र चाहता है वैसे, या नहीं है। उसके बाद डेटा बाद में जाके जब डेटा एंटर हो जाएगा सिस्टम में, आपके प्रोग्राम में चला जाएगा डेटा, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन करनी है। और वेरिफिकेशन के दो तरीके हैं, एक है मैनुअल तरीका और एक है ऑटोमेटेड तरीका। हम दोनों पे बात करेंगे कि वेरिफिकेशन कैसे की जा सकती है। वैलिडेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको ज़रा देख लें। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कभी कभार, यानी पेपर 2 में ही वैलिडेशन की डेफिनेशन भी आ जाती है। तो इज द ऑटोमेटेड चेकिंग बाय अ program that the data is reasonable before it is accepted to the computer system. This is enough for us कि हम अगर यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन को अपने जो है अजहान आलिया के अंदर जो है किसी तरीके से रोक लें। ठीक है जी। इसमें एक आध वर्ड्स का इजाफा किया जा सकता है। वो क्या है? डेटा ऑटोमेटेड चेकिंग बाय प्रोग्राम दैट डेटा इज रीजनेबल बिफोर इट इज एक्सेप्टेड इनटू द सिस्टम के दरमियान हम रीजनेबल सेंसिबल भी एक वर्ड लगा सकते हैं। सेंसिबल भी होना चाहिए। मतलब मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पर आप किसी किसी की एज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप शायद 19 लिखना चाह रहे थे, बट वो 19 मतलब आप क्लास के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से लिखना चाह रहे थे कि भाई एक 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जो कि ओ लेवल में है, या 15 ईयर है। बट मिस टाइप हुआ आपसे, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, मिस टाइप हुआ, 51 लिख दिया, 15 की जगह 51 कर दिया। ठीक है? तो अब ये चेक होगा कि यार ये इतना बड़ा बच्चा क्यों आया हुआ है क्लास के अंदर, है? और उसको पकड़ा जाएगा। अच्छा, डेटा एक्सेप्टेंस हम यहीं पे रोक भी सकते हैं अगर हम चाहें, एक वैलिडिटी चेक लगा के, जिसका नाम है रेंज चेक वैलिडेशन। अच्छा, अब क्या करना है, जब हमारे पास ये ऐसा कोई मैसेज आए, यानी वैलिडेशन का जब भी कोई काम होगा, उसके अंदर हम एक ऐसी चीज करके चलेंगे जिसमें वैलिडेट करते वक्त डेटा को एक्सेप्ट ही ना हो और वो आगे ना जाने दे सिस्टम, हमें वो ही फंसा दे कि यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, you need to type the required और रिजल्ट ओरिएंटेड सेम वही चीज जो कि रूल में गिवन है, तो उसको हमें टाइप करना होगा। अच्छा, अब रेंज चेक वैलिडेशन देखते हैं कि क्या चीज है। पहला, ऑब्वियसली बहुत नाम से बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि रेंज चेक वैलिडेशन जो है वो रेंज को चेक करेगा, दो डिफरेंट रेंजेस के दरमियान काम करेगा। अच्छा, इसमें रेंज लगा रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस वक्त हम कह रहे हैं कि अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू के दरमियान परसेंटेज के मार्क्स जो हैं वो किसी की 0% से कम तो हो नहीं सकती और 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो परसेंटेज मार्क कैन नॉट बी लेसर देन एंड ग्रेटर देन 0 and 100 इंक्लूसिव। अब इसका एल्गोरिथम क्या लिखा गया? उसका एल्गोरिथम ये लिखा है इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और अच्छा भी बना सकते हैं, वर्स भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, वो तो हमारा स्टूडेंट करता ही रहता है। आउटपुट, प्लीज एंटर द स्टूडेंट मार्क। एक मैसेज मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो डाल दें, नहीं चाहें तो ना डालें। अच्छा, ये इसने बड़ी सेंसिबली इस मैसेज को बाहर रखा है रिपीट से। ये सेंसिबल अप्रोच है मेरे हिसाब से, क्योंकि अंदर अगर गलती हो जाए तो उसका मैसेज रखेंगे। तो एक क्वेश्चन था, शायद एक आध दिन पहले किसी ने, स्टूडेंट मुझसे पूछा था कि वो कह रहा है कि इंश्योर करो और एरर मैसेज दो, तो एरर मैसेज अंदर रखेंगे और जो ओरिजिनल मैसेज है जब पहली दफ़ा इनपुट लेंगे तो वो बाहर करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या लगाया, रिपीट और इनपुट स्टूडेंट मार्क। ये कोई एरे नहीं है, वेरिएबल है स्ट्रेट। हमें कैसे पता चलता है? ब्रैकेट नहीं लगे हुए आगे। इस वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट का मार्क आ गया है। अब ये परसेंटेज मार्क है, ये जो भी है, ठीक, क्योंकि हमने वही चेक करवाना है। और यही जो इनपुट हुआ है वो यहाँ पे चेक हो रहा है, इफ स्टूडेंट मार्क इज लेस देन 0। अब ये और लगा हुआ है, और हमें क्या बताता है कि या ये हो या ये वाली बात हो। अच्छा, अब हम एज्यूम ना करें, बराए मेहरबानी सारे लोग समझें इस बात को, एज्यूम ना करें कि अगर इसी चीज़ को दोबारा चेक कराना है
तो हम और लिखें और ग्रेटर देन 100 कर दें, मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आप समझें कि थोड़ी देर के लिए हम कह रहे हैं कि हमने स्किप कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये स्किप नहीं हो सकती। ठीक है, तो सेम चीज़ को आप चेक करवा रहे हैं, दोबारा लिखना पड़ेगा। अब आपने कह दिया कि इफ स्टूडेंट मार्क इज लेस देन 0 और स्टूडेंट का ही मार्क ग्रेटर देन 100 है, तो क्या करें? इट्स अ रॉन्ग थिंग। हमने कहा कि आउटपुट द स्टूडेंट मार्क्स शुड बी इन द रेंज, इन द रेंज 0 to 100, प्लीज री एंटर द मार्क। ये है वो एरर मैसेज जो कि हमने यहाँ थ्रो किया। अब इसके वेरिएंट्स कई बन सकते हैं, यानी मैं चाहूँ तो ये एरर मैसेज ना थ्रो कराऊं और रिपीट इनपुट और अंटिल से ही इसको पूरे को चेक करवा दूं, लेकिन एरर मैसेज नहीं आ पाएगा। तो इस एरर मैसेज की वजह से हमें ये जो इफ़ वाली स्टेटमेंट हमने लिखवाई है, ये इसको यूज़ कर सकते हैं अब हम ना। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास आखिर में क्या कर रहे हैं हम? अब ज़रा सा इसको इन्वर्टेड ऑर्डर को समझिएगा ज़रा सा। इन्वर्टेड ऑर्डर में किस चीज़ को कह रहा हूँ? ये मैसेज आपने थ्रो किया, एंड इफ किया, यानी अब हम इस एंड इफ से नीचे आएंगे और अनटिल पे आएंगे। अनटिल क्या कह रहा है? अनटिल द स्टूडेंट मार्क इज ग्रेटर देन 0, विच मीन्स एक्सेप्ट होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अब यहाँ पे और नहीं लगा हुआ, एंड लगा हुआ है। एंड स्टूडेंट मार्क इज लेस देन इक्वल्स टू 100। सो ये इंक्लूड जो इसने कहा था कि इंक्लूसिव रखो, तो हमने इक्वल्स टू इस वजह से लगाया कि ये इंक्लूड हो गया। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। वो कहते हैं कि मैं लाइक यहाँ पे लेस देन 101 कर दूं तभी चलेगा। हाँ चलेगा, ऐसी ऐसी कोई भी वैल्यूज़ जो कि आपकी उस वैल्यू को एक्सेप्ट करवा रही हैं, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से एल्गोरिथम में सर्टेन चेंजेस ला सकते हैं, सिवाय इसके कि जैसे रिपीट लिखा हुआ है, अनटिल लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है, एंड इफ लिखा हुआ है, देन लिखा हुआ है, ये तो चाहिए ही हमें, इनके बगैर गुजारा नहीं होगा। ठीक। सो नाउ द रेंज चेक वैलिडेशन कैन बी फॉर अ सर्टेन रेंज, जो कि एग्जामिनर भी बाज़ औक़ात प्रोवाइड कर देता है कि बिटवीन 20 to 30 होना चाहिए काम। बाज़ जगह पे वो बहुत ही लिमिटेड रेंज भी दे देता है, जिसके अंदर वो कहता है पॉइंट्स की वैल्यू के साथ। तो अब हमारे लिए तो कोई परेशानी नहीं है, जहाँ 0 लिखा है और 100 लिखा है, इन चीज़ों को चेंज कर देंगे उन वैल्यूज़ के साथ जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। तो इस एल्गोरिथम को अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि रेंज चेक वैलिडेशन हम लगा सकें। और ये डेटा एंट्री को रोक लेगा अगर गलत एंट्री किसी ने की। जब तक सही एंट्री नहीं देगा पर्सन, हम आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लेंथ चेक वैलिडेशन। लेंथ चेक वैलिडेशन हमें कुछ और बातें भी बता रहा है साथ में। वो कहते हैं लेंथ चेक क्या करेगा? लेंथ को चेक करके बताएगा किस चीज़ की, कि एक सर्टेन डेटा के कितने कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं अंदर। सो नो, उसमें वो अगर वो उतने उतने कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो रिजेक्ट कर देगा, अदरवाइज एक्सेप्ट करेगा। अब इस वक्त जो यहाँ पे जो एल्गोरिथम यूज हुआ हुआ है, वो उसने कहा कि एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर का होना चाहिए लेंथ, ना लेस ना मोर। अब उसमें हमने जो एल्गोरिथम लगाया हुआ है वो क्या किया है, यहाँ पे प्लीज एंटर योर पासवर्ड फॉर 8 कैरेक्टर्स, रिपीट लगाया और फिर कह दिया कि इनपुट करो पासवर्ड को। अभी इनपुट पासवर्ड ऑब्वियसली ये सब डिक्लेयर शिक्लेयर हुए हुए हैं सब कहीं ना। इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड, ये लेंथ का फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। लेंथ का फंक्शन हमें क्या करके देता है? पूरे कैरेक्टर, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको काउंट करके हमें लाके दे देता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ लेंथ लिखा है और पासवर्ड लिखा है, ये बेसिकली इस पूरे में लेंथ को हमें चेक करके लाके देगा। और यहाँ एक थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम करें कोई नंबर लिखा हुआ आ गया है, उस नंबर को हमने ये चेक करा है क्या वो नंबर नॉट इक्वल्स टू 8 है। नॉट इक्वल्स टू का साइन बना हुआ है, क्या वो नॉट इक्वल्स टू 8 है? अगर नॉट इक्वल्स टू 8 है, देन आउटपुट योर पासवर्ड मस्ट बी एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर, प्लीज री एंटर इट। हमने एक प्रॉपर इसका आउट एरर मैसेज दिया आउटपुट के अंदर।
और फिर एंड इफ करके बाहर निकलने वाले थे, निकलते निकलते हमने फिर से रिपीट एंटर से उसको चेक कराया, द लेंथ ऑफ पासवर्ड इज शुड बी इक्वल्स टू 8। अगर वो इक्वल्स टू 8 नहीं है तो फिर आप रिपीट पे जाएंगे और यहाँ से फिर इनपुट करवाएंगे, फिर लेंथ को चेक करवाएंगे। ये मैसेज उस वक्त आएगा जब ये लेंथ 8 के अलावा होगी, 8 से कम, 8 से ज़्यादा। अगर 8 हुई तो ये वाला देन वाला मैसेज जो है वो स्किप होगा और हम डायरेक्ट नीचे आएंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर प्रोग्राम में नीचे, अगर और नीचे कहीं जाना है तो जाके उस डेटा को पिकअप करेंगे ना। दो हो गए, हमने एक रेंज चेक वैलिडेशन किया, नंबर्स पे डिपेंड करके चल रहा था। हमने एक लेंथ चेक वैलिडेशन किया, ये भी नंबर्स पे डिपेंड करके चल रहा है। तो दोनों नंबर्स वाली चीज़ें थी जिनको हमने टैकल किया है अभी तक। यानी आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंटीजर एंड इन द रेंज चेक हमने किया था इंटीजर प्लस रियल, दो डेटा को हमने चेक करवाया। अच्छा, एक और इन्होंने कहा, हम एक और एग्जांपल देते हैं, और दैट द डेटा एंटर्ड इज रीजनेबल नंबर ऑफ कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल अ फैमिली नेम could be between 2 and 30 character inclusive, so that the name with one character or 31 or more character would be rejected। तो इसमें दो चीज़ें लगी इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में, देख रहे हैं आप, वो रेंज चेक वैलिडेशन भी लगा हुआ है और लेंथ भी लगा हुआ है। तो ये मिक्स हो रहा है दो चीज़ों का। इन्होंने लेंथ भी निकाली यहाँ से फैमिली नेम से लेके, और उसको वेरीफाई किया, इधर इफ इट इज ग्रेटर देन 30 तो उसको कह दिया टू शॉर्ट और टू लॉन्ग, एक ही मैसेज के अंदर दोनों को निपटा दिया गया, प्लीज री एंटर इट। एंड इफ अदरवाइज आपने लेंथ को दोबारा से चेक करवाया, लेस देन 30 को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ग्रेटर देन 2 को और इक्वल्स टू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो नाउ ये भी मिक्सिंग हो सकती है, यानी दो एल्गोरिथम्स को आपस में मिक्स करके आप लगा के चला सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन इंक्वायरी क्या की गई है, क्वेश्चन क्या किया गया है, और उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे। सो अब ये दो हो गए। तीसरा हमारे पास है जिसका नाम है टाइप चेक वैलिडेशन। ये टाइप चेक क्या करता है? इस वक्त टाइप चेक हमारे दो वेरिएबल्स के दरमियान डेटा को देख रहा है, दो दो सॉरी डेटा टाइप्स के दरमियान डेटा को देख रहा है। एक का नाम है स्ट्रिंग, सॉरी एक का नाम है इंटीजर, दूसरे का नाम है रियल। सो इन दोनों के दरमियान कैसे डेटा को हम चेक करवा रहे हैं, और उसके लिए हमें ये बातें समझना ज़रूरी हैं कि डीआईवी ऑपरेशन क्या कर रहा है। ये डीआईवी ऑपरेशन क्या करता है भाई? डीआईवी ऑपरेशन किसी को जहन में है? व्हाट दिस डीआईवी ऑपरेशन इज डूइंग? अरे डिवाइड। ये डिवाइड करता है, लेकिन इसको, वेरी गुड, डिवाइड करता है लेकिन इंटीजर डिवीजन करता है। इंटीजर डिवीजन का मतलब है, ये डिवाइड, फैजान यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट एज वेल, बट डिवीजन करता है, इंटीजर में बना देता है उस डेटा को। अब अक्सर जो नंबर आप एक दूसरे के साथ डिवाइड करते हैं उनके अंदर बहुत चांस होता है कि पॉइंट में डेटा आ जाए। ये कहते हैं नहीं, आपका पॉइंट वाले को डेटा को मैं छोड़ दूंगा, होल पार्ट ऑफ द डेटा आई एम गोइंग टू पिक इट अप। सो अब इस एल्गोरिथम को अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो ये क्या कर रहा है। बहुत सिंपल बात है, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? सो अब अगर आप कहते हैं ब्रदर, नंबर ऑफ ब्रदर्स, होल नंबर में ही आएगा ना, आप कहेंगे एक है, दो है, पांच है, छः है, वट एवर, ठीक। तो अगर ये नंबर होल नंबर है तो हमने कहा इसी नंबर को उठा के वन से डिवाइड कर दो। अच्छा, जब वन से डिवाइड होगा तो डीआईवी ऑपरेशन के अंदर, सो अगर ये नॉट इक्वल्स टू हुआ, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू, अब जरा सा इसको देख लेते हैं, ये मुश्किल मुश्किल करता है थोड़ी सी, हम इस मुश्किल को आसान करते हैं अपने पास। हम कहते हैं डीआईवी ऑपरेशन जैसे भी इसने यूज किया, मैं कहता हूँ कि वन से डिवाइड करना है ना, तो ये इसने डीआईवी ऑपरेशन ऐसे करके लगाया हुआ था। हाँ सॉरी, इसने नंबर ऑफ ब्रदर्स लिखा हुआ था,
और यहाँ DIV लगा हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ब्रदर्स के अंदर जितना भी डेटा आया है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ठीक। और 1 से डिवाइड करना है। सो हम एज्यूम करते हैं कि आपने 5 लिख दिया, लेट सपोज। अब 1 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ऐसे ही है ना, 5 आ जाएगा। रिमाइंडर कोई नहीं बचा, कोई कोई चीज़ नहीं बची। ना ही पॉइंट लगा इधर, ऐसा भी नहीं हुआ। अब ये जो डेटा कैलकुलेट होके आया है, ये वाला 5, हम इसको उठाएंगे और इस सिस्टम को दे देंगे, पूरे सिस्टम को दे देंगे। अब आपने ओरिजिनल इनपुट क्या किया था? आपने ओरिजिनल इनपुट भी यही 5 किया था, और हम ये चेक करवा रहे हैं क्या ये 5 इज नॉट इक्वल्स टू द कैलकुलेटेड 5 वी हैव। अगर ऑल्दो ये दोनों तो बराबर हो गए, हमने नंबर ही ऐसा लिया था, लेकिन ज़रा से चेंज करते हैं। अब हम ज़रा डिफरेंट तरीके से इसको लिखते हैं, इस एल्गोरिथम को भी यहाँ पे ले आएं ताकि हम इसकी जो डिस्कशन पॉइंट है उसको बहुत अच्छा सा कर सकें। ये एल्गोरिथम भी आ गया जी यहाँ पे, और हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो भी हमें साथ में नज़र आनी चाहिए ना। सो नंबर ऑफ ब्रदर्स, इस दफ़ा हम कहते हैं कि भाई किसी ने या तो मिस टाइप कर दिया है, या हम अक्सर जब डेटा को टेस्ट करवाते हैं तो हम डेटा की टेस्टिंग में ये सारे काम करते हैं। ठीक है, डेटा टेस्ट एल्गोरिथम्स के अंदर हम गलत गलत डेटा भी डाल के देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा सिस्टम गलत डेटा को भी पिकअप कर लेता है, यानी सॉफ्टवेयर जो मैं बना रहा हूँ उसमें कहीं गलत डेटा तो नहीं चला जाएगा। तो इस दफ़ा मैंने कह दिया लेट सपोज 4.5 इनपुट हुआ, कहाँ पे? इस जगह पे 4.5 लिखवा दिया आपने यहाँ पे। जैसे ही आपने लिखवाया यहाँ पे 4.5 इस जगह पे, तो क्या हुआ? हमने कहा अच्छा चलो DIV करो। तो DIV क्या हो रहा है? DIV क्या हो रहा है? आपने कहा 4.5 को 1 से डिवाइड करो। अब 4 टाइम्स आपने पढ़ा तो 4 आ गया। ठीक। अब ऑब्वियसली क्योंकि हम आ, जो नंबर आपने जो प्रोवाइड किया था यहाँ पे, ये तो 4.5 लिखा हुआ है अभी भी, और हमने रिटर्न में आपको जब इसके साथ डिवीजन किया करवाया तो हमने रिटर्न में आपको 4 दिया। इसलिए कि ये तो अगर कर भी ले पॉइंट लगा के और किसी तरह से इसको हैंडल कर ले, तो ये वैल्यू तो नहीं देने वाला, ये तो उठाता ही होल नंबर है। DIV ऑपरेशन का काम ही है ये, कि मैं होल नंबर डेटा उठाऊंगा, तो ये तो इस 4 को उठा के हमें रिटर्न करेगा। दोनों इक्वल्स नहीं है, तो दिस मीन्स दैट इट्स नॉट अ होल नंबर। ठीक है। सो अब ये दोनों नंबर 4 और 4.4 5 आपस में बराबर नहीं हो सकते। सो हम उसे को दोबारा कहेंगे कि देखो नंबर या तो फिर सही बताओ, या हम चेक करवाएंगे खुद ही विद दिस कंडीशन प्रॉबेबल। जैसी इस जैसी कोई कंडीशन आएगी हम एक्सेप्ट करा के सिस्टम को आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज अवर टाइप चेक। बट ये याद रखिएगा कि ये वाला टाइप चेक जो हो रहा है, दिस इज बिटवीन इंटीजर एंड वर्सेस रियल। अब डेटा टाइप तो हमारे पास 5-6 थे, उनमें से कौन कौन से थे? इंटीजर था, रियल था, चार था, स्ट्रिंग है, और बूलियन है। प्रॉब्लम ये है कि क्या इन सब को भी चेक कराया जा सकता है? ऑब्वियसली सिस्टम करवाता है, क्यों नहीं करवाता। लेकिन एक मसला है जिसकी वजह से हम इनको फर्दर और ज़्यादा काम नहीं करवाते। मिसाल के तौर पर आई कैन चेक इट विद स्ट्रिंग एंड द चार। किसी को आइडिया कैसे करवा सकूंगा? उन ही एल्गोरिथम्स को देखते हुए जो एल्गोरिथम्स हमने अभी 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 की क्लास में पढ़े। क्या चार और स्ट्रिंग को चेक करवा सकते हैं? ऑब्वियसली इससे तो नहीं होने वाला, इस वाले एल्गोरिथम से नहीं चेक होगा। यानी ये वाला कोड अगर लिख दूं तो चार और स्ट्रिंग के दरमियान का फ़र्क नहीं पता, हालांकि डेटा
टाइप चेक लगाना चाहता हूँ मैं, तो कैसे करना चाहिए? सर पता कर सकते हैं। कैसे? बताओ ज़रा सा आइडिया सर करो। सर चार तो एक वर्ड का होता है और स्ट्रिंग ज़्यादा वर्ड का, तो सर अगर हम कोई फोर लूप लगा के या सब स्ट्रिंग का कुछ में इस्तेमाल करके अगर हम पता करें। अच्छा हाँ, तुम्हारा आइडिया ठीक है फैजान, लेकिन आइडिया थोड़ा लंबा यस। कर रहे हो। इसको शॉर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा। मुझे बताओ, मिसाल के तौर पर मैंने मैंने मुझे चार चाहिए था, कंडीशन लगा स्ट्रिंग नहीं चाहिए था। वर्ड से ज्यादा, सर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि एक कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखना। ओ वेरी गुड तनवीर, वाह, जबरदस्त बात की। अब देखो ना, लेंथ चेक वैलिडेशन था तो हमारे पास, लेंथ चेक वैलिडेशन है ना भाई। उस लेंथ जी चेक के सर। अंदर लेट सपोज मैंने चार की वैल्यू डलवा दी है, ठीक है, और मैंने उसके साथ इफ करा दिया है, इफ this calculated data, and let's suppose I have SINGLE, सिंगल के अंदर मैंने सिंगल कैरेक्टर लिया है, let's suppose if this thing is equals to, या मैं कह दूं ग्रेटर देन 2, तो ये बात तो हो गई है पूरी। देन लगा दूं, देन ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, राइट। तो ये, अब आप एरर मैसेज प्रोड्यूस कर दें अपना, और उसको फिर फाइनली आके आप इस तरह के अंटिल के अंदर डाल दें। और उसे मतलब इस तरह के अंटिल का मतलब ये है कि आप एक आखिरी में अंटिल लगाएं और फिर उसको हैंडल करें। अब आप में से जो लोग इस सर्टेन इतनी बात को, आधी बात को समझ गए हैं, वो ज़रा चैट में मुझे भेजिए कि आप एल्गोरिथम को क्या लिखेंगे। पूरा एल्गोरिथम मुझे चाहिए, यानी बिफोर, लाइक यूजिंग द रिपीट अंटिल, राइट, रिपीट अंटिल भी होना चाहिए उसके अंदर, और इफ कंडीशन भी लगाएं, चाहे आप इसी चीज़ को यूज़ करके लगा लें और यही वेरिएबल चाहे यूज़ कर लें, लेकिन ज़रा ये बना के भेजें कि आप इन दोनों को कैसे चेक करवा सकते हैं। सर हमने इनपुट लेते हुए ही चेक करना है कि यानी यूज़र इनपुट ही चार या स्ट्रिंग कर पाया, फिर हमने बाद में चेक करना है। नहीं, उसको उसको इनपुट कर लेने दो, इनपुट करने के बाद चेक करवाओ ना कि वो चार है कि स्ट्रिंग है। यस। देखते हैं कि कौन पहले भेजता है और क्या डेटा आता है हमारे पास। चेक क्या करना है? यही जो बात हम अभी कर रहे हैं ना, कि देखो एक, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटाता हूँ, इधर लगा लेते हैं इसको। हम क्या चेक करवाने गए थे? हम चेक ये करवाने गए थे कि क्या हमारे पास जो डेटा आया है वो स्ट्रिंग डेटा है या चार डेटा है। और ये बात हमें पता है कि स्ट्रिंग के अंदर ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक। चार में सिंगल कैरेक्टर ही होता है, राइट, एक से ज़्यादा कहीं नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। स्ट्रिंग में हम कहते हैं कि इट्स इट कैन बी, अच्छा मेरे वर्ड को ज़रा गौर से सुनिएगा, स्ट्रिंग कैन बी वन और मोर कैरेक्टर। कैन भी क्यों बोला, मस्ट भी क्यों नहीं बोला? इसलिए कि तुम ना लिखो भाई, स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लो और उसमें एक ही कैरेक्टर लिख दो, तो वो रिजेक्ट तो नहीं करता। वो कहते हैं हाँ नहीं, मैं यूज तो करूंगा, बट हमारे इस एल्गोरिथम के हिसाब से हमने कहा है कि वन से ज्यादा का जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, और जो वन से कम का होगा वो चार होगा, यानी वन के बराबर होगा, सॉरी नॉट वन से कम। तो हम उसी का एल्गोरिथम लिख रहे हैं, रिपीट करवाते हैं जैसे, और इस रिपीट के अंदर अब एक हम इनपुट करवा लेते हैं। अब इसका नाम रखना मुश्किल है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग क्या करें? हम्म, मैं इसका नाम सेट रख रहा हूँ, SET। या चले, हमने सिंगल नीचे यूज किया है ना, सिंगल यूज किया हुआ है।
ये इनपुट हुआ, सिंगल को हमने चेक कराया, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, देन क्या करें? ऑब्वियसली ये रॉन्ग हो गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप चेक करवाना चाह रहे हैं, या आप दोनों का मैसेज भी डलवा सकते हैं कि ये इस सिंगल के अंदर इंटीजर आया है या स्ट्रिंग आया है, तो आप ये भी करवा सकते हैं, देन हम आउटपुट कराएं, ये ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ ये चेक करके बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग आया है या कैरेक्टर आया है इस वक्त। आउटपुट दिस इज STRING वैलिडेशन। समझो एक तरह की ऐसी है ये वैलिडेशन जिसमें ये चेक हो रहा है कि डेटा टाइप है कौन सी। हम रोक नहीं रहे अभी उसको, एंड इफ करते हैं। एक काम ये भी कर सकते हैं हम कि इसी के एल्स पार्ट में उसको कह दें कि भाई अदरवाइज ये कैरेक्टर है, तो फिर मुझे रिपीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इफ करते हैं, एल्स लगाते हैं। दिस इज चार, एंड इफ कर दें, बात खत्म हो गई। हाँ, जिस जगह पे वो कहे आपसे, यानी अगर एग्जामिनर ने कभी ऐसा आपको कह दिया कि नहीं ये ज़बरदस्ती है कि वो रिजेक्ट करवाओ, कैरेक्टर ही चाहिए हमें, स्ट्रिंग नहीं चाहिए, ये वॉइस वर्सा, स्ट्रिंग ही चाहिए कैरेक्टर नहीं चाहिए, तो हम ये सब बातें नहीं लिखने वाले, ये वाली ये हटाएंगे, और फिर नीचे जाके डायरेक्ट आप स्ट्रिंग का डेटा लिखेंगे। जी फैजान, कुछ कंप्लीट हुआ जो आप कर रहे थे? अच्छा जी, अभी फैजान ने इसका इमेज भेजा है। अब पता नहीं मुझे, होपफुली आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सारे लोगों को। वॉइस, आपकी स्क्रीन पे मेरा ये वाला टेक्स्ट नज़र आ रहा है, अभी जो इमेज आया हुआ है मेरे पास? अरे कहाँ चले गए सारे लोग? अच्छा जी, ओके, राइट। हाँ जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है सब, वो रिपीट लगाया उन्होंने, और कहा है इनपुट डेटा करो, लेंथ ऑफ डेटा को चेक करो, इफ इट इज़ लेस देन 2 देन आउटपुट। अरे लेस देन 2 पे आउटपुट स्ट्रिंग हो गया, ये कैसे हुआ? फैजान कान पकड़ो बेटे, लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन का पता करो कि कौन सा होता है। हाँ, गलत कर दिया, ये गलत के नंबर कट जाते हैं बेटे, है ना? अच्छा, अब क्या हो गया कि एल्स आउटपुट डेटा टाइप, और चार लिखा है उन्होंने, वो तकरीबन वही वाला कोड जो कि हमने लिखा है, एंड ऑफ कर दिया, और लेंथ को उन्होंने फिर भी चेक कराया कि लेंथ शुड बी ग्रेटर देन ऑफ डेट, ग्रेटर देन 1, शुड बी ग्रेटर, स्ट्रिंग को चेक करवाना चाह रहा है, ये कह रहा है कि स्ट्रिंग होना चाहिए डेटा। सो ऑलमोस्ट इस जैसा हमने अपनी तरफ से एक और, यानी कि जितना हमें बुक में दिया हुआ था, हमने ये वाली ये दो चीज़ें उसने दी थी बुक ने, ये हमने अपनी तरफ से कर लिया है। अच्छा, बूलियन को कैसे चेक करवा सकते हैं? ऑब्वियसली यार, ट्रू या फॉल्स आ रहा है, और ट्रू या फॉल्स विदाउट कोट आ रहा है, कोटेशन में ना हो, कोटेशन के अलावा आ रहा हो ट्रू, कोटेशन के अलावा आ रहा है फॉल्स, तो वो बूलियन है। तो अब आप तकरीबन हर डेटा टाइप को चेक करवा पा रहे हैं, ठीक है? एक एक सर्टेन आपने रिपीट का लूप लगाया, और उसको कह दिया अगर ट्रू आया है डेटा तब भी, अगर फॉल्स आया है डेटा तब भी एक्सेप्ट करो, और ये बताओ रिटर्न में कि बूलियन हुआ है। तो ये तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है हमारे लिए, हम हर तरह टाइप के डेटा को चेक करवा सकते हैं। तो डेटा टाइप चेक में हमने कॉम्प्रिहेंसिव काम कर लिया, अदर देन द वन विच इज अवेलेबल इन अवर बुक। नाउ
प्रेजेंस चेक पे चलते हैं, बहुत ही बच्चों वाला सीधा साधा सा काम है। और प्रेजेंस चेक वैलिडेशन लगाते उस वक्त है जब आपको ये रिक्वायर्ड डेटा के बारे में पता करना हो कि रिक्वायर्ड डेटा डेटा है भी कि नहीं है, ये वाला डेटा की ज़रूरत है, मतलब लाजमी लिखना है इसको, तो उसको प्रेजेंस चेक कहते हैं। तो क्या है हमारे पास डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? सर उन्हें क्या पता, पता नहीं हो बाकी बच्चों के दोबारा स्टार्ट हो। बस ऐसे शुरू हो गए हैं। बस हम तो प्रेजेंस चेक को हमने क्या कहा था कि प्रेजेंस चेक क्या है? इज अ चेक टू इंश्योर दैट द सम डेटा हैज बीन एंटर्ड एंड द वैल्यू हैज नॉट बीन लेफ्ट ब्लैंक। सो कुछ डेटा जरूर होना चाहिए। अब ये कुछ डेटा के अंदर मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ों में होता है, आपका नाम वो कहते हैं फर्स्ट नेम लिखो, लास्ट नेम लिखो, मिडिल नेम लिखो, कुछ डेटा जरूर चाहिए। अब सीआईज के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन जैसे जाते हैं तो वो कहते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए, बट कुछ लोगों का नहीं होता, वो कहते हैं भाई एक ही नाम है। ठीक। तो फिर उस वक्त वहाँ वैलिडेट कराने के लिए आपको पता है हम हमें क्या करना पड़ता है? हम वहाँ पे डैश लगाते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं कि कुछ डेटा तो डाल दिया आपको। ठीक है। तो जी वो सर। बाज़ वक़्त ब्लैंक हो तो वो इग्नोर करते, कहते नहीं ब्लैंक नहीं चलेगा, तो हमें डैश या फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। फिर नाम के बाद आ जाता है फुल स्टॉप या डैश, और उसको फिर बाद में रिमूव भी करवाना पड़ता है। तो वैलिडेट होता है डेटा। अब रिक्वायर्ड प्रेजेंस जिसको हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई कुछ डेटा ज़रूर होना चाहिए। अब वो कुछ डेटा में एक भी कैरेक्टर डाल देगा तो मान लेगा, ये बुरी बात है, लेकिन है अभी फ़िलहाल हमें हमें इसको समझना है, सिर्फ इसलिए इसको कर रहे हैं। अच्छा जी। नो, प्लीज एंटर योर ईमेल एड्रेस, रिपीट लगा दिया, इनपुट ईमेल एड्रेस किया। जैसे ही आपने ईमेल एड्रेस एंटर किया होगा उसने चेक किया, इज दिस ईमेल एड्रेस इज इक्वल्स टू ब्लैंक। इफ इट इज ब्लैंक, देन आपने एक आउटपुट मैसेज दिया, ये एरर मैसेज है जिसमें आपने स्टैटिक बना दिया। स्टैटिक हम अक्सर जगहों पे देखते हैं जहाँ स्टैटिक लगा होता है, उसका मतलब होता है रिक्वायर्ड आइटम है, वो रिक्वायर्ड आइटम आपने देना है। सो हमने रिक्वायर्ड का कह दिया है, और फिर उसमें बहुत ही आसान सा काम किया, इफ दिस ईमेल एड्रेस अंटिल द ईमेल एड्रेस इज नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक ना हो, कुछ अंदर लिखा हुआ हो, तो आप पिकअप कर सकते हैं। अभी रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही पैथेटिक्स है। उसमें एट द रेट का साइन भी होना चाहिए, कोई डॉट करके कॉम शॉम भी होना चाहिए शायद, कुछ जगहों पे नहीं भी होता डॉट कॉम, लेकिन कोई डॉट करके कुछ होना चाहिए। सो इन सब को भी अगर निकालना है तो फिर मुझे सब स्ट्रिंग का फंक्शन लगाना पड़ेगा, एंड देन आई नीड टू चेक इट फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड। लेकिन ये जो काम जिसको अब हम कह रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप पे आने वाला है हमारे पास। सो द प्रेजेंट चेक वैलिडेशन इज क्वाइट वेरी इजियर वन, जिसमें आपको लगा आप डेटा को एटलीस्ट कुछ डेटा लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जैसे रिक्वायर्ड लिखा हुआ आता है कुछ वेब फॉर्म्स के ऊपर। हमारे इस एल्गोरिथम जितना हमने लिखा है उससे तो ये इस तरह से ईमेल का ऐसा बना हुआ तो नहीं आएगा, लेकिन इसका आउटपुट वैसे ही निकलेगा जैसे हम चाह रहे हैं। अच्छा, अब फॉर्मेट चेक का तो आप देख रहे हैं कि नीचे वैलिडेशन का कि इंफॉर्मेशन है, कोड नहीं लिखा होगा। तो ये डॉबे को कुछ हो गया, एक मिनट के लिए, लेट्स रीस्टार्ट इट। So we are using this, no thanks, we are using this David Watson book over here. ओके, फॉर्मेट चेक वैलिडेशन देखिए क्या किया है इन्होंने। इन्होंने कहा है, इन्होंने सिर्फ डेफिनेशन लिखना शुरू कर दिया, उसकी फॉर्मेट चेक एंड चेक डिजिट। तो फॉर्मेट चेक दैट द कैरेक्टर एंटर टू कंफर्म टू द प्री डिफाइंड पैटर्न, फॉर एग्जांपल क्या क्या होना चाहिए इन चैप्टर नंबर 9, वो जो डेटाबेस का चैप्टर है, द कब नंबर मस्ट बी इन द फॉर्मेट ऑफ CUB, कैपिटल में होना चाहिए, और उसके बाद चार डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, कोई भी नंबर्स हो, वी डोंट केयर। 9 जबरदस्ती का नहीं है कि 9 है,
ये फॉर्मेट है। कार्स के आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। कार के नंबर जो लिखे हुए होते हैं वो एसयूवीज के 2 कैरेक्टर होते हैं, 4 नंबर्स होते हैं। सेडान या हैचबैक जितने हैं उनके 3 कैरेक्टर हैं, 3 नंबर्स हैं। राइट। सो आप एक फॉर्मेट है, एक सर्टेन फॉर्मेट दिया गया है, उसको फॉलो करना है। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमें चेक कराना पड़ेगा, अगर हम किसी एल्गोरिथम के अंदर इसमें घुसे और फिर चीज़ों को चेक कराने के लिए जाएं, तो इट विल बी अ लिटिल लिटिल लेंदी फॉर्मेट चेक वैलिडेशन। बट हम ईमेल एड्रेस को ही ज़रा सा दोबारा से स्पॉट करते हैं कि क्या ईमेल एड्रेस वाला हम कोड लिख सकेंगे जिसके अंदर फॉर्मेट को हम चेक करवा रहे हो, यानी फॉर्मेट चेक विद ईमेल एड्रेस नाउ। हाउ कैन वी डू दिस? सो मैं बहुत जल्दी से इसका एक मैसेज लिखना शुरू कर देता हूँ। फॉर्मेट चेक। सर कि उसके अंदर आखिर में हमने चेक करना है पूरा @email.com हो। हाँ, एट द रेट जरूर होना चाहिए। .com देखो ना, मसला ये होता है कुछ ईमेल एड्रेस होते हैं, जो लेट सपोज info एट हॉटमेल हो गया, ए बी डॉट सी। हो गया, हाँ, नहीं, डॉट ABC। abc.co या .co.uk। कॉम तो नहीं आ रहा, मसला है कॉम का, मसला है ORG का, मसला है डिफरेंट चीज़ों का। तो हम अभी फिलहाल जिस चीज़ को चेक करवा रहे हैं वो @ का साइन है कि ये है क्या नहीं है। ठीक है। सो फॉर्मेट चेक कैसे लग रहा है? ये फॉर्मेट चेक कि मैं @ को चेक करवा लूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं वैसे ही रिपीट से शुरू कर देता हूँ और हम कहेंगे यूज़र से कि भाई @ तो लगाओ। ठीक है ना, इसलिए रिपीट लगा दिया। अच्छा, मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं इनपुट डायरेक्ट ले रहा हूँ। इनपुट ईमेल मीन्स ईमेल एड्रेस। अब इसके ऊपर इफ लगा देते हैं। इफ यहाँ पे लगेगा वो सब स्ट्रिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि मैं इस इफ के साथ सब स्ट्रिंग के अंदर पूरे में घुमा के देखूंगा डेटा को। तो बट इस इफ के साथ मुझे चाहिए कि फॉर भी लगाऊं, ताकि मुझे पता चले कि लोकेशन, किसी सर्टेन लोकेशन पे @ आया कि नहीं आया। सो मैं पहला काम जो कर रहा हूँ वो फॉर लूप ले रहा हूँ और इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं डिफरेंट सिनेरियोज के साथ। फॉर लेट सपोज इंडेक्स इक्वल्स टू 1 टू लेंथ ऑफ ईमेल। बंद कर देते हैं। अब ये लेंथ तक चलेगा, यानी अब इसने पहला कैरेक्टर पकड़ना है, दूसरा पकड़ना है, तीसरा पकड़ना है, चौथा पकड़ना है, पांचवा, और पांचवे पे हमारे हिसाब से मिल जाना चाहिए। लेकिन ये टोटल इसने कितने लेंथ लगाए हुए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कैरेक्टर के ऊपर ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस जगह पे मेरे पास 14 लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि 14 आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं इफ के अंदर। हम कहते हैं इफ सब स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। तो अब मैं सब स्ट्रिंग कैसे लगा रहा हूँ? इफ सब स्ट्रिंग ऑफ ईमेल। अच्छा, अब ईमेल का क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ इंडेक्स लिख रहा हूँ, कॉमा 1 लिख रहा हूँ, विच मीन्स कि इस, ये जो इन्फो लिखा था INFO @a, स्मॉल में लिखा था हमने, abc.co.uk, हमने जो बनाया हुआ अपना एक ईमेल एड्रेस, उसके हिसाब से अगर हम चलें तो क्या हो रहा है? पहले कैरेक्टर इंडेक्स कह रहा है कि यहाँ से इंडेक्स ने 1 दिया हुआ है ना इसको, तो ये कह रहा है कि मैं लोकेशन नंबर 1, ईमेल के लोकेशन नंबर 1 पे जा रहा हूँ और उससे कितना डेटा उठा रहा हूँ? टोटल 1 ही उठा रहा हूँ। तो इसी को इसने पिक कर दिया, आई को। और हमने उसको चेक क्या कराया? इफ
मुझे बताइएगा, इक्वल्स टू कराऊँ नॉट इक्वल्स टू कराऊँ, या मैं छोड़ दूँ? क्या आप लोग बताते हैं, इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू? और ये मैंने सिंगल कैरेक्टर में दे दिया, क्या ये इसके बराबर है या नहीं? अगर हमने नॉट इक्वल्स टू यूज़ किया, लेट सपोज यहाँ पे, ठीक, तो मैं देन में कह रहा हूँ मैसेज, क्योंकि ये फर्स्ट कैरेक्टर था। अभी मल्टीपल मैसेजेस आने वाले हैं, जब वो कंटेन करेगा तब हमें जान छोड़ेगा। डज नॉट कंटेन एट द रेट साइन। मैं एंड इफ कर रहा हूँ इसका, और फॉर का नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स अंटिल लगाते हैं। अंटिल व्हाट? अंटिल द सब स्ट्रिंग, ओके, वी हैव अ लिटिल इशू, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा तो मैं बाहर नहीं आ सकता। तो हाउ कैन आई ऐड इट? मुझे एक जरूरत सर है। हम इंडेक्स के बाद अनटिल लिख देते हैं ना, फिर एंटर नेक्स्ट इंडेक्स कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि मैं रिपीट को भी अंदर लेके आऊं, या ये कर सकते हैं कि इंडेक्स की इस वैल्यू को बढ़वाना है ना हमने, तो हम यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो बढ़, सॉरी, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ रही थी। हाँ, तो ये तो बढ़ेगी, ये सही तो चल रहा था। भाई देखो, अंटिल लगा रहे हैं, और एक सर्टेन स्टेज के ऊपर मुझे एट द रेट मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो लेंथ तक जा रहा है, आखिरी आखिरी नंबर तक जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रबल हमें ये करेगा कि जब हम, या तो फिर हम अंटिल के साथ एक काम कर लें कि जब वो एट द रेट का साइन मिल जाए तो हम एक बूलियन को स्टार्ट करें और उसको ट्रू करा लें। तो दिस कैन बी डन, राइट? सो मैं एंडिफ को 1 मिनट के लिए हटा रहा हूँ। एल्स यानी कि जब मिल जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ्लैग ले रहा हूँ, उसको ट्रू करा रहा हूँ। ट्रू, इसको एंडिफ किया। ये जो फ्लैग लिया है ये एक बुलियन वेरिएबल है, हमने एज्यूम कर लिया कि वो हमने पहले से डिक्लेयर किया हुआ था, और इस फ्लैग के अंदर ट्रू आ जाए उस वक्त जैसे ही एट द रेट का साइन मिले। अच्छा, अब ये ट्रू रहेगा, ये फॉल्स होने वाला नहीं है। एक दफ़ा ट्रू हो गया तो ये ऑलवेज इट विल बी ट्रू, इसको ये चेंज नहीं होने वाला। एंड देन नाउ वी कैन डू इट। फॉर के बाद नेक्स्ट लगा देते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स until, until what? अब इसको सिंपल करते हैं, अगर हम until को यहाँ पे लगाए हैं, हम फ्लैग को ही ट्रू को चेक करवा देते हैं, हमें क्या कुछ और कुछ चेक करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। until flag equals to true। ना, पहले हमने ये ट्रू उठवा के यहाँ फ्लैग के वेरिएबल में रखवाया था, इस दफ़ा चेकिंग करवा रहे हैं until flag equals to true। so this can be done, right? To check the email address containing an at the rate sign on it,
यू कैन राइट दिस एल्गोरिथम। ठीक है, एक मैसेज कोई आया हुआ, हम मैसेज भी देख लें। आउटपुट क्या डजंट कंटेन, अच्छा नहीं वो देखो, वो अगर आप ये करेंगे इससे बेहतर आप मैसेज लिख सकते हैं। देखो मैं तो टाइम सेविंग के लिए जो ना आउटपुट मैंने शुरू में भी नहीं लिखा, इस जगह पे भी ना आउटपुट होना चाहिए था। मैं तो टाइम सेव करने के लिए ज़रा मैसेजेस को शॉर्ट कर देता हूँ। आप लोग जब मैसेजेस लिखेंगे तो प्रॉपर मैसेजेस, अच्छे मैसेजेस लिखेंगे, अंग्रेजी का सही इस्तेमाल होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आया हुआ था कि आउटपुट मैसेज जो है वो थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल उसको होना चाहिए, अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स गो एंड फाइंड आउट if we have left something and on this algorithm. Yes, we do have चेक डिजिट। वो कह रहा है फाइनली है आपके पास, इसको भी आपने चेक करवाना चाहिए। चेक चेक डिजिट क्या होता है? अच्छा, अब इसको जरा सा पढ़ने की जरूरत है। चेक डिजिट वैसे तो चैप्टर, ये तो फिर इसको कुछ हो गया। चेक डिजिट वैसे तो एल्गोरिथम के अंदर कुछ ऐसा है, काम करता है कि आपके एक सर्टेन एल्गोरिथम तक वो जाएगा और उस एल्गोरिथम में जाके आपकी वैल्यू, एक एक वैल्यू को पिकअप करेगा, उन वैल्यूज को आपस में एल्गोरिथम, जो भी गिवन एल्गोरिथम है उसके हिसाब से चेक करवाएगा एंड फाइनली एक नंबर जनरेट करेगा। उस जनरेटेड नंबर को हम कहेंगे कि वो चेक डिजिट है। हम रिसीविंग एंड पे भी ऐसे ही करते हैं, यानी जब डेटा को सेंड कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो भी यही काम कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ हमें, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि चेक डिजिट का इसके पास इसने कोड नहीं लिख के दिया, लेकिन चेक डिजिट के एल्गोरिथम्स हमारे पास उसमें जरूर मौजूद हैं, जिसको आप कहते हैं कि फ्लो चार्ट्स में मौजूद हैं। उन उन एल्गोरिथम्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज अभी नहीं कर रहे क्योंकि वो जरा लेंथ ऑफ द क्लास इज टू मच राइट नाउ। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात वेरिफिकेशन की करके यहाँ पे बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। वेरिफिकेशन, अच्छा इसका भी एल्गोरिथम हमसे पूछा गया है, तो इसको भी ज़रा सा हमें जो डबल एंट्री है उसको देखना पड़ेगा। डबल एंट्री वेरिफिकेशन मेथड, पासवर्ड चेंज कर रहे हैं आप, कहीं पे जाएं गए तो वो कहता है ओल्ड पासवर्ड बता दो और फिर न्यू पासवर्ड 2 दफ़ा बताओ। ये जो 2 दफ़ा बताने को कहता है, वो कहता है कि डबल एंट्री हो रही है ये, 2 दफ़ा सेम चीज़। अच्छा वो करता क्या है, दोनों को चेक करता है, दोनों सेम लिखें, अगर सेम लिखें तो एक्सेप्टेंस है, अगर नहीं लिखें तो रिजेक्शन है। इसका एल्गोरिथम अभी हम लिखते हैं कि इसका एल्गोरिथम क्या हो सकता है। हम पासवर्ड के हिसाब से ही इसको कर लेंगे कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, या पासवर्ड नंबर 2, वट एवर। सो इसको चेक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि डेटा एंटर हो चुका है, वैलिडेट हो चुका है, और नाउ यू आर चेकिंग इट कि वो सही लिखा गया था कि नहीं। तो उसमें डबल एंट्री पहला एल्गोरिथम है। दूसरा एल्गोरिथम जो कि ज़्यादा आसान है, इसको पढ़ के और फिर हम पहले वाले एल्गोरिथम को लिखने की कोशिश करेंगे। इट्स अ विजुअल चेक, इट्स नॉट एन एल्गोरिथम बाय द वे, विजुअल या स्क्रीन चेक, यानी मैनुअल चेक करें, खोल के डेटाबेस में, खोल के प्रोग्राम में, अपने डेटा जहां भी सेव हुआ है वहां पे, कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। राइट। अच्छा, अब इसमें मैं एक बात जरा से ऐड कर दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसका एक एक नंबर का या 2 नंबर का सवाल आया था एग्जामिनर की तरफ से, और वो उसने कहा ये था कि आपने डेटा को वैलिडेट किया, वैलिडेट हो गया, आपने डेटा को वेरीफाई किया यूजिंग विजुअल या स्क्रीन चेक, वेरीफाई भी हो गया, बट स्टिल डेटा गलत है। उसका क्लेम है स्टिल डेटा गलत है। क्यों गलत है? अब ये सवाल का डायरेक्ट जवाब हम आपके साथ करते हैं, इसलिए कि जहां से डेटा देख के लिखा गया था वहीं गलत था, सोर्स डेटा वाज इनकरेक्ट। मिसाल के तौर पर मेरे नाम की स्पेलिंग जो है वो यूजुअली जो लिखी जाती है, जो ऑफिशियली जो मैं भी लिख रहा हूँ, वो ये है, लेकिन शायद किसी ने ये लिख दिए। ठीक है, अब मैंने ऑफिशियल मेरे किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ये चली गई, लेट सपोज फॉर अ वाई, या किसी ने यही लिख दी थी, इसी से देख के किसी आदमी ने लिखा, इनपुट किया, डेटा ट्वाइस एंटर किया, भले अंदर चला गया,
वैलिडेट भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया, और वो गलत है। फिर भी गलत इसलिए है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे गलत लिखा हुआ था। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे गलत लिख दी गई हो तो वेरिफिकेशन में भी नहीं पता चलेगी। ठीक है। हाँ, कोई पकड़ ले असली में जिसको पता होगा डेट ऑफ बर्थ क्या है तो समझ में आने वाला है, लेकिन अगर अदर देन द पर्सन है कोई तो नहीं पकड़ सकते। डबल एंट्री कैसे बनेगी? अच्छा, डबल एंट्री हम पासवर्ड का हमने प्लान किया था कि हम पासवर्ड के लिए डबल एंट्री का एक एल्गोरिथम बना लेते हैं। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। हम कह रहे हैं वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन डबल एंट्री। ये कैसे होता है? एक काम ये करते हैं, क्योंकि डबल है तो एक दफा आउटपुट का एक मैसेज देते हैं, एंटर योर पासवर्ड। ये फर्स्ट टाइम कर रहा है, इनपुट करा लेते हैं, पासवर्ड इनपुट हो गया। सेकंड क्या करते हैं, एक और आउटपुट करते हैं, एंटर योर पासवर्ड अगेन। ना, इसको भी इनपुट कर लेते हैं। हम इसका नाम ही अगेन पासवर्ड रख लेते हैं। नाउ व्हाट टू डू? बहुत सिंपल काम है। अब इसको आप रिपीट अंटिल में डालना चाहते थे, वाइल में डालना चाहते थे, जैसे भी करना चाहते थे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, या मैं अभी इसको इफ के साथ चेक करा रहा हूँ, जरा देखें कैसे होता है। इफ पासवर्ड, जो पहले वाला आया ये वाला, इज इक्वल्स टू अगेन पासवर्ड। ऑब्वियसली देन हम क्या करा रहे हैं, देन लेट्स सपोज आउटपुट एक्सेप्टेड, एंड इफ कर देते हैं। और इसी को अगर आप वैलिडेट करवाना चाह, बेसिकली हम वैलिडेशन पे नहीं गए हुए थे, हम वेरिफिकेशन पे गए हुए थे। वैलिडेट करवाना चाहते हो जब इसको, तो क्या करोगे, तो इसी चीज को आप रिपीट अंटिल में डाल देंगे। ठीक है। तो जब ये हो जाए तो एक जैसा है तो ठीक है। अक्सर क्योंकि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन मिक्स हुआ हुआ होता है तो इसको रिपीट अंटिल में डाल दिया जाता है। रिपीट अंटिल में डाल के आप इफ के साथ उसको चेक करवाएं, रॉन्ग आंसर के ऊपर गलत आउटपुट उसको मैसेज करवाएं, और फिर रिपीट ऑब्वियसली एट द वेरी बिगनिंग लगेगा ताकि आप दोबारा से एंटर कर सकें अपना पासवर्ड, एंड देन अगेन पासवर्ड, ये सेकंड पासवर्ड। सो अकॉर्डिंग टू अवर अवर सिस्टम, हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को भी इस वक्त कंप्लीट किया। टेस्ट डेटा बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये किसी और टॉपिक के साथ मिला के आपके साथ डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी का कोई क्वेश्चन, एक कुछ आया हुआ है? हाँ, ये बिल्कुल मोहम्मद अली, आप जो अली अली आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप, कि हमारे इस एल्गोरिथम में जिसमें हमने ये ऊपर वाला एल्गोरिथम जो लिखा था, लेट मी कम बैक टू द वन, ऊपर वाले कैरेक्टर क्या, इस वाले में हर हर कैरेक्टर का एक आउटपुट निकलेगा। ऑब्वियसली डजंट कंटेन दिस, डजंट कंटेन दिस, डजंट कंटेन दिस, यानी इन्फो का, INFO का, चारों का आएगा कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो मैसेज थोड़ा सा, द फर्स्ट कैरेक्टर हम ये कह सकते हैं, द फर्स्ट कैरेक्टर डजंट कंटेन एट द रेट, द सेकंड कैरेक्टर डजंट कंटेन द एट द रेट, एंड थर्ड एंड द फोर्थ एंड द फिफ्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड का आपको पता है कहाँ से, इंडेक्स के थ्रू आप चलवा सकते हैं। The fourth character is basically containing the at the rate sign.
बट वो रुकेगा तो नहीं, वो तो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट तक सब पे जाएगा। अब आप चाहे तो उसका कोई मैसेज ना डलवाते, आप डलवाए नहीं मैसेज, ठीक है, देन में आप कह दें ब्लैंक रहे, कुछ ना करे, बट एल्स में आप कह दें कि वो फ्लैग को ट्रू कर दें, या फ्लैग को फॉल्स रखो इस जगह पे, फ्लैग फॉल्स रखो, फॉल्स रखो, फॉल्स रखो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर फ्लैग को देन में, क्योंकि देन में बाद में भी जाएगा ना, एट द रेट तो एक ही दफ़ा होता है ईमेल एड्रेस के अंदर। तो मेरा एल्गोरिथम ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है इस वक्त, इसको और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो हम यहाँ पे इसको एंड करें, और इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो दोनों चीज़ों की डाल देंगे, बेसिकली दोनों क्लासेस को मर्ज करके। सो आपके लिए आसानी होगी रिव्यू करने में भी, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता है, डील किया जा सकता है। राइट, सो आई एम स्टॉप गोइंग टू स्टॉप दिस राइट नाउ। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।